सुबह मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनको विधिवत तौर पर जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। एक बधाई कल मैं उनको फोन के माध्यम से पहले ही दे चुका था, पर आज विधिवत तरीके से मिलकर न सिर्फ उनको हम लोगों ने बधाई देने का काम किया, बल्कि आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की गठबंधन की रहेगी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। आज जब यहां आप सबके सामने आपसे रूबरू हो रहा हूं और एक ऐसे कार्यालय में जिस कार्यालय से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। सन 2000 में जब से पार्टी का गठन हुआ, तब से लेकर अभी तक ये दूसरा पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। पहला प्रदर्शन 2005 में जब बिना किसी गठबंधन में मेरे नेता ने चुनाव लड़ने का काम किया, 29 विधायक जीते, पर परिस्थितियों वर्ष उस वक्त सरकार नहीं बनी और जिस तरीके से दोबारा चुनाव होने पर पार्टी का प्रदर्शन 2005 नवंबर में जब चुनाव हुए तो उस तरीके का नहीं रहा जो पहले फरवरी में हुए चुनाव में रहा था। और तब से निरंतरता में पार्टी ने कई संघर्ष के दौर देखे। 2009-2010 का एक ऐसा दौर आया जब 2009 लोकसभा में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी खुद भी उस वक्त वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। वो एक कठिन समय जरूर पार्टी का था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 2014 में एक शानदार वापसी, उन 5 सालों में जिस तरीके से उनका संघर्ष रहा, एक शानदार वापसी उन्होंने करने का काम किया। इतिहास कहते हैं कि अपने आप को दोहराता है। लगभग 2020 के आसपास पुनः मेरे सामने ऐसी ही परिस्थिति आई जहां पार्टी की समाप्ति की भी घोषणा कई दलों के द्वारा कई अलग अलग मंचों पर कर दी गई थी। 2020 में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा और उसके बाद 2021 में जिन उतार चढ़ाव से पार्टी और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर गुजरा, कहीं ना कहीं 2022 आते आते तक ये मान लिया गया था कि लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान समाप्त है, पर मेरी रगों में भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का खून है। 2009 के बाद न उन्होंने हार मानी थी और संघर्ष कर पार्टी को ऊंचाइयों तक वो लेकर गए थे। उन्हीं का खून मेरी रगों में है। 2020 में जब प्रदर्शन हम लोगों की अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा, मैंने भी उन्हीं से ही सीख लेते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, ये संकल्प लिया। 2024 में गठबंधन ने अपना विश्वास जताते हुए एक सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें दी लड़ने की और 5 की 5 हम लोग जीते। और विधानसभा में 0 विधायक वाली पार्टी, मैं एक विधायक बोलने लगा था, पर बोलते बोलते याद आया कि जो विधायक थे वो भी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए थे और उन्होंने दूसरे दल का साथ थामा था। तो ऐसे में एक 0 विधायक वाली पार्टी को जिस तरीके से गठबंधन ने विश्वास जताकर 29 सीटें देने का काम किया और 29 में भी ऐसी सीटें देने का काम किया जो गठबंधन ने विश्वास रखा कि ये कठिन सीटें हैं और ये कठिन सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ही जिता कर ला सकते हैं।
मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे ज्यादा विस्तार में ये बातें आपके समक्ष रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया ने अपना विश्लेषण, आप सब ने अपनी अपनी तरीके से अपने अपने चैनल्स पे आपने इसका विश्लेषण किया था कि किस तरीके से वो विश्लेषण का स्वरूप थोड़ा बदला हुआ था। उसके पीछे की सोच ये बताई जा रही थी कि चिराग पासवान को ये सीटें हारने के लिए दी गई हैं, और मेरे कुछ शुभचिंतक जो मेरे बारे में सोच रखते हैं कि भैया कैसे चिराग पासवान को कमतर आंका जाए, उन्होंने खास तौर पर यह नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि 2020 में चिराग पासवान ने खेल किया था जदयू के साथ और 2025 में यह खेल जदयू ने कर दिया चिराग पासवान के साथ, ऐसी सीटें थमाकर जिसमें 100% स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजाने वाला लड़का, इसमें तो कम से कम प्रदर्शन अपना अच्छा नहीं कर पाएगा। और थ्रू आउट द इलेक्शंस, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि जदयू और लोजपा में दरारें हैं, ये दरारें भरी नहीं गई हैं, अब चिराग पासवान से बदला लेने का समय आ गया, और अब चिराग अगर 4-5 सीटें भी इसमें से जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड मोर और लेस अधिकांश एग्जिट पोल ने भी वैसा ही दिखाना शुरू किया, जहां पे हम लोगों को दहाई के आंकड़े तक भी लेकर जाने में कई एग्जिट पोल की सांस फूलने लगती थी। बहरहाल मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मैंने चुनाव सर्वे के आधार पर नहीं, मैंने हमेशा चुनाव अपनी मेहनत के आधार पर लड़ने का काम किया। परिणाम मैंने ये सोचकर नहीं कि एग्जिट पोल मुझे क्या दिखाएंगे, परिणाम बिहार की जनता मुझे क्या देगी, ये सोचकर मैंने चुनाव लड़ने का काम किया। 2014 में भी मात्र एग्जिट पोल, जब हम लोग 7 सीटें लड़े और 6 जीते थे, तो एग्जिट पोल मात्र 2 सीटें दिखा रहा, और कुछ जगह तो ये कह के दिखाई जा रही थी कि बस बाप बेटा ही, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था कि बस बाप बेटा अपनी सीटें जीतेंगे, जमुई से चिराग और हाजीपुर से मेरे नेता। और 2019 में भी जब 6 की 6 हम लोग जीते, तब भी यही नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बहुत होगा तो 2 सीटें जमुई चिराग निकाल लेंगे, हाजीपुर इनके नेता के नाम पर, उस वक्त हमारे चाचा चुनाव लड़ रहे थे, वो निकाल लेंगे। और 24 में तो हद कि भैया सिर्फ हम ही सीट निकाल पाएंगे, जमुई की 1 सीट निकल गई तो निकल गई, बाकी इनके जितने प्रत्याशी हैं उनमें से कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। और मेरे 5 सांसद आज इस मंच पर आपके सामने मौजूद हैं। बहरहाल मैं एग्जिट पोल को मैं दोष नहीं देता, मैं दोष उन लोगों को देता हूं जो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं बार बार कि गठबंधन में दरारें, चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी के बीच में दरार, लोजपा जदयू, और इन बातों को सहज स्वीकार करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि मेरा इतिहास भी ऐसा ही रहा है। 2020 में जिस तरीके से हमारी भूमिका रही, तो उस भूमिका के साथ जोड़ते हुए इन परिस्थितियों को जोड़ना आसान हो जाता है, और इसीलिए 24 के लोकसभा में भी यही परसेप्शन बनाया गया और यही परसेप्शन 2025 विधानसभा में भी बनाया गया। पर मुझे खुशी है आज कि जिस तरीके से तमाम बातों को ध्वस्त करते हुए एनडीए का प्रदर्शन रहा, और जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं की बातें, उनका भ्रम फैलाना, उनका फॉल्स नैरेटिव सेट करना सिर्फ बातें बनकर रह गया, और जो बातें मैंने निरंतरता में कही थी, राजनीति का विद्यार्थी हूं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं भी अध्ययन करता हूं, पढ़ता रहता हूं, निरंतरता में सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, बट आंकड़ों को पढ़ता हूं, आंकड़ों पे काम करता हूं, और इसीलिए मेरा विश्वास हर बार गहराता है कि भैया इतना तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और वो विश्वास जो मैं आप लोगों से संवाद के दौरान भी रखता हूं, वो आता ही इन बातों को लेकर है, क्योंकि मैंने उन आंकड़ों पे काम किया होता है। मैंने बार बार 2020 से इस बात को कहा, जब ये बात कही जा रही थी कि भैया राजद इतनी बड़ी पार्टी, राजद इतनी बड़ी पार्टी, उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, अब आज की तारीख में कौन होंगे कैसे होंगे नहीं पता, बट उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष कि भैया वो एकदम मुख्यमंत्री बनने के समीप थे, बन ही गए थे, शपथ होने वाली थी।
मैंने तब भी ये कहा था कि बिहार की जनता ने कभी भी उनको चुनने के लिए वोट नहीं दिया है। 2020 में बहुत सहजता से ये बात मेरे साथ जोड़ दी जाती थी और कह दी जाती थी कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ। अगर जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ तो इसका लाभ किसको मिला? उसका लाभ सीधा सीधा राजद को मिला था। राजद को भी उस वक्त बड़ी पार्टी चुनने का जनादेश नहीं था, क्योंकि उस वक्त एक डिवाइडेड एनडीए था। इसका लाभ परिस्थितिवश राजद को मिल गया था। बट उन आंकड़ों को देखकर, इतने विधायकों को देखकर, जिस तरीके से राजद अपने पुराने स्वरूप में अहंकार में आ गया था, उस वक्त मैं बार बार ये कह रहा था कि ये अहंकार ही इनके पतन का कारण बनेगा, क्योंकि ये कभी समझ ही नहीं पाए कि एक बटे हुए एनडीए का लाभ आपको मिला है, जनता ने आपको नहीं स्वीकारा है। और आज वही चीज प्रमाणित हुई है। यही परिणाम 2020 में आते और जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की अगर मैं बात करूं तो ये तो 2010 से समाप्त है। ये पार्टी 2010 में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत, एक ऐतिहासिक बहुमत मिला था, उसी वक्त राजद को अस्वीकार कर दिया गया था और ये अस्वीकार 2005 में भी हो गया था। तो एक बार जो 90 के जंगल राज के बाद, उन 15 सालों के शासन के बाद जनता ने राजद को अस्वीकार करने का काम किया। बिहार की जनता ने कभी उन्हें दोबारा स्वीकार नहीं किया। अब उसके बाद से परिस्थितियां बनती गई। 2010 में जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया कि भैया राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज वाला नेतृत्व तो हमें नहीं चाहिए। पर 2015 में परिस्थितिवश पुनः उन्हें मौका मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनके साथ जाने की वजह से उन्हें लाभ हुआ। और 2020 आते आते तक जिस तरीके से एनडीए में बिखरा हुआ, अगर 2015 का भी एनडीए वैसा ही रहता जैसे आज है, तो भी इन लोगों के लिए खाता खोलना मुश्किल होता। 2020 में भी आज जैसे हम लोग हैं वैसे ही रहते तो इन लोगों के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना मुश्किल होता। और 2025 ने तो प्रमाणित कर ही दिया भैया। इतना बुरा हर्ष, कई लोग सोचते हैं कि और कहते हैं कि भैया ये तो कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल कल्पना की थी, मैंने कल्पना की थी। और मैं बार बार आप लोगों से बातचीत के दौरान इस बात को मैं कहता रहा था और मैं कह रहा था कि भैया अगर हम लोग यूनाइटेड तौर पर चुनाव लड़ लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन अस्तित्व में भी आ सके। और इस बार जिस तरीके से इनकी बुरी करारी हार हुई है, ये दर्शाता है कि जिस तरीके से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता आज से नहीं दशकों से नकार चुकी है, पिछले 20 साल से नकार चुकी है। ये सिर्फ एक भ्रम बना हुआ है। और इस बार तो भ्रम यहां तक टूटा कि जिस एमवाई समीकरण की ये लोग बात करते थे, इस बार तो वो एमवाई समीकरण तक ध्वस्त हुआ है। और इस बार कई ऐसे एम हैं एक बड़ी संख्या में जिन्होंने हम लोगों का साथ देने का काम किया, जो मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। और कई ऐसे वाई के साथी भी हैं जो इस बात को समझ गए भैया कि वाई का मतलब सिर्फ एक परिवार है महागठबंधन में। वाई का मतलब मुख्यमंत्री भी मैं, मेरे जेल जाने के बाद मेरी अर्धांगिनी, अगली पीढ़ी आएगी तो मेरा बेटा सांसद बनने की बात आएगी तो मेरी बेटी, कोई भी लाभ मिलने की बात होगी तो मेरा परिवार। तो वाई भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया। आज उसी समाज से आने वाले मेरे कई विधायक आप सबके पीछे यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में चुनाव पहले दिन से ही स्पष्ट था कि जिस एकजुटता के साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा था, जहां पर बात सिर्फ विकास की हो रही थी, जहां पर बात डबल इंजन से मिलने वाले लाभ की हो रही थी, जहां पे बात मेरे प्रधानमंत्री के सोच की हो रही थी, जहां पे बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की हो रही थी, जहां पे बात बिहारी फर्स्ट की हो रही थी, जहां पे एनडीए घटक दलों की एकजुटता की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अहंकार की बात हो रही थी, एक दूसरे को सम्मान न देने की बात हो रही थी। आप बताइए भैया ये कौन सहज स्वीकार करेगा कि इतनी माथापच्ची के बाद, हाथ पांव जोड़ने के बाद, एक दूसरे को आंख दिखाने के बाद तो आपने मुख्यमंत्री के चेहरे पे सहमति दी। अगर ये सहमति इतनी पहले ही थी तो राहुल जी तो घूम के गए थे ना भैया बिहार, उस वक्त घोषणा कर देते उनके चेहरे पर।
पर किस तरीके से उनको डराना धमकाना पड़ा, तब जाके वो चेहरे की घोषणा हुई। और एक और जो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए भैया पूरी पार्टी को ही उन्होंने स्वाहा कर दिया। और उस पर भी अहंकार उस गठबंधन का देखिए कि जनादेश अभी तक आया नहीं था और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये अहंकार की भाषा है, ये तानाशाही की भाषा है। और जिसको 90 के दशक के बाद जनता ने नकारा तो आज तक उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं। आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से ये सांप्रदायिकता जातीयता का प्रतीक बन चुका था, एमवाई समीकरण, और कल मुझे खुशी हुई कि जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी मजबूती से दोहराने का काम किया। जिस बात को मैंने हर मन से कहा कि सही मायनों में बिहार में कोई एमवाई समीकरण है तो उस एम में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं हैं, तो उस वाई में मेरे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। ये है सही मायनों में एमवाई का समीकरण। कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को मजबूती से कहने का काम किया। इस एमवाई समीकरण के साथ आने वाले दिनों में हमारी सरकार कार्य करने का काम करेगी, जहां पे जात पात धर्म मजहब से उठकर एक समावेश की सोच के साथ, जिसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मजबूत समर्थन आप सबको देखने को मिलेगा। मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के समर्थन वाली सरकार आने वाले दिनों में आप सबको देखने को मिलेगी। मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। पिछले साल सवा साल में हम सब ने अनुभव किया कि कैसे मेरे प्रधानमंत्री के लिए बिहार प्राथमिकता है। देश का प्रधानमंत्री साल भर के भीतर 12-13 बार बिहार आते हो। चुनाव प्रचार को जिस तरीके से उन्होंने लीड करने का काम किया, जिस तरीके से हर दूसरे दिन बिहार आकर उन्होंने यहां पे प्रचार करने का काम किया, ऐसे में परिणामों के बाद जहां मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं कि सही समय पे लिया गया सही फैसला। आज की तारीख में बिहार में जरूरत है इस डबल इंजन की सरकार की, तो वहीं मैं मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं जितनी मेहनत उन्होंने चुनाव प्रचार में करने का काम किया। हर दूसरे दिन बिहार आकर जिस तरीके से उन्होंने बिहारियों में ये विश्वास दिलाने का काम किया, चुनाव से पहले भी जिस तरीके से निरंतरता में बिहार आकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहारियों के लिए समर्पित करने का काम किया, न सिर्फ शुभारंभ किया बल्कि उद्घाटन कर बिहारियों को उन योजनाओं को समर्पित करने का काम किया। इन चीजों ने विश्वास बढ़ाया बिहारियों के मन में। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पूरे चुनाव कैंपेन को लीड करने का काम किया, कल मैंने फोन के माध्यम से तो उनको बधाई दिया, आज व्यक्तिगत मुलाकात में भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई देने का काम किया। जिस तरीके से उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर बार बार विपक्ष के द्वारा टिप्पणी की गई, मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया कि आप जितना उनके ऊपर प्रहार कीजिएगा वो उतने ही मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। न सिर्फ उन्होंने चुनाव कैंपेन को लीड किया बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जब बिहार के दूसरे तथाकथित युवा नेता कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि मौसम खराब है, तो फोन पे भाषण दे रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री गाड़ी से जाकर वो प्रचार कर रहे थे। जितनी सभाएं उन्होंने की, उन्होंने करके दिखाया कि भैया उनके अंदर आज भी वो क्षमता है, और इन्हीं बातों पर विश्वास किया। जितने फॉल्स नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ने का काम किया, मेरे प्रधानमंत्री के बारे में जो व्यक्तिगत टिप्पणी की, उनके बारे में जिस तरीके से उनकी मां को लेकर किसी भी मंच पर वोट के लिए ये नाचने लगेंगे, इन बातों को लेकर, कभी चौकीदार चोर है तो आज वोट चोरी की बात कहकर जितने व्यक्तिगत प्रहार उनके ऊपर हुए, उतना ज्यादा हमारा गठबंधन मजबूत हुआ। बिहारी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं, अपनी सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। ऐसी असभ्य भाषा कभी भी बिहारियों ने स्वीकार नहीं की है। ऐसे में एक बार फिर से इस असभ्यता को नकारने का काम किया गया है।
बिहार की जनता के द्वारा। मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करते हुए मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। कल फोन पर भी उनसे बातचीत हुई। उनको जहां मैंने धन्यवाद दिया उनके परिश्रम के लिए, उनके द्वारा जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारी भूमिका को सराहने का काम किया गया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी एकजुटता ही इस परिणाम का कारण है, उनके ये शब्द मेरे लिए, मेरे तमाम नेताओं के लिए, मेरे तमाम विधायकों का मनोबल बढ़ाते हैं। आज जिस तरीके से सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया और उनकी जो एक अहम सक्रिय भूमिका बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रही, उन्होंने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भूमिका को सराहने का काम किया, मैं, मेरी पार्टी उनका भी धन्यवाद करती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जी, उनकी सक्रिय भूमिका रही, विभिन्न राज्यों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी भूमिका रही और एनडीए के तमाम हमारे घटक दल, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, हम लोगों के बीच भी दरार दिखाने के बहुत प्रयास किए गए, पर जिस सहजता से एक दूसरे की सीट पर जाकर हम लोगों ने प्रचार करके एक दूसरे के विधायकों को जिताने का काम किया। आज जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो जिस मुस्कुराहट के साथ वो बता रहे थे कि ये देखिए हम वोट डालकर आए हैं और हेलीकॉप्टर छाप पर हम वोट डालकर आए हैं, ये दिखाता है इस एकजुटता को। जहां मुख्यमंत्री जी का वोट हेलीकॉप्टर पर गया और अरुण जी यहीं पर मौजूद हैं हमारे बख्तियारपुर से, हमारे विधायक, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा वोट भी तीर छाप को गया है। अलौली विधानसभा जहां से गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड से तीर छाप पर सदा साहब चुनाव वहां से लड़ रहे थे अलौली विधानसभा में, तो रामचंद्र सदा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे थे। ये दर्शाता है कि किस एकजुटता के साथ, और अगर ये नहीं होती तो ये परिणाम नहीं होते। इन बातों को आज मैं दोहरा इसीलिए रहा हूं क्योंकि थ्रू आउट हम लोगों के बीच में मेरे मांझी जी को लेकर, अरे लोकसभा में मैं उनके साथ बैठता हूं, उनसे संवाद करता हूं, उम्र में बड़े हैं, आदरणीय हैं, अनुभवी हैं, उनसे सीखता हूं। उपेंद्र जी को लेकर कि भैया महुआ की सीट को लेकर, ये महुआ के हमारे जॉइंट किलर यहाँ पे मौजूद है भैया संजय सिंह जी, ये वहां से जिस तरीके से इनकी जीत सुनिश्चित थी और जिस तरीके से विवाद को दर्शाने का काम किया गया, आज गठबंधन ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। मैं यहां पर मौजूद मेरे तमाम योद्धाओं को, जिन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया, और ये सामान्य बात नहीं थी जो मीडिया में ये चल रहा था, आंकड़े वो भी सही थे। लगभग 19 में से 16 सीटें हम लोगों की ऐसी थी जो सिटिंग सीट नहीं थी, और उन 16 सीटों में से भी कई सीटें ऐसी थी जिसको हम लोग लंबे समय से हम लोगों ने नहीं जीता था, जो पिछले 5 साल ही नहीं, इससे पहले भी 2 सीटें तो ऐसी थी जो पिछले 15 साल से एनडीए नहीं जीता था। उसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो पिछले 10 साल से एनडीए नहीं जीता था, और उसमें से 4 सीटें ऐसी थी जो पिछले चुनाव में एनडीए हार चुका था। ऐसे में गठबंधन ने ये विश्वास जताया, और ये बात केंद्रीय गृह मंत्री जी से जब हुई भी थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि आप में ये क्षमता है कि आप इसमें से अधिकांश सीटों को आप निकाल पाएंगे। महज 29 में से 3 सीटें ऐसी थी जो हमारी सिटिंग सीटें थी। न सिर्फ उन 3 सिटिंग सीटों को वापस जीतकर मैंने गठबंधन को देने का काम किया, बल्कि 16 ऐसी सीटें भी हमारे इन योद्धाओं ने जीतकर हमारे गठबंधन को देने का काम किया, जो न सिर्फ हमारी सिटिंग सीटें नहीं थी बल्कि 1 दशक, 1.5 दशक से वो हमारे गठबंधन के पास नहीं थी। तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को साबित करने का काम किया।